जिन्हें लिखा है हरम शाह ने पहली किस्त। काफी साल पहले इटली से कुछ गैंगस्टर अमेरिका आए जिन्होंने वहां पर अपना राज कायम करने का सोचा और फिर अमेरिका के कई शहरों को अपनी मलकियत बना लिया, जहां पर बुरा काम इन्हीं की निगरानी में होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता ये हुकूमत बहुत ज्यादा ताकतवर और वसी हो गई, इतनी कि फिलिस्तीन के सामने बेबस थी। इन्हें इटालियन माफिया के नाम से जाना जाने लगा और माफिया के सरदार को कापो कहा गया, जिसका मतलब इटली ज़बान में बास था। ये कहानी इन्हीं माफिया बास में से एक बास से थी, लॉस वेगास के माफिया कापो डेमन मोरेटी की, जिसकी सफाकी और बेरहमी से सब डरते थे। तो फिर इस शख्स को हर एक से नफरत थी, यहाँ तक कि अपने आप से भी। हा हा हा, ये मौलाना चार्ली इस वक्त अपने एरिना में बैठा पिंजरे में बंद दो आदमी को जानवरों की तरह लड़ते हुए देख रहा था, जो कि ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे की जान लेकर ही दम लेंगे। अमेरिका का शहर लॉस वेगास में चार्ली का एरिना बहुत ज्यादा मशहूर था, जहाँ गैर कानूनी लड़ाइयाँ, ड्रग डीलिंग्स और भी बहुत कुछ हो रहा था, और ये करवाने वाला वो बॉडी बिल्डर चार्ली ही था। बॉस, डीमन मोरेटी आपसे मिलने आया है। डीमन का नाम सुनकर चार्ली के होठों की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। लॉस वेगास के माफिया कापों से हर कोई डरता था। कहाँ है वो इस वक्त? ठीक तुम्हारे पीछे। एक मगरूर सी आवाज सुनकर चार्ली ने जल्दी से मुड़कर देखा, जहाँ डीमन शान से होठों में सिगार दबाए और टांग पर टांग रखे बैठा था। चार्ली ने डीमन के पीछे देखा, जहाँ काले बालों वाला एक संजीदा सा आदमी और लाल बालों वाली एक इंतहाई खूबसूरत लड़की सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। तो क्या कहा था तुमने मेरे आदमी को कि वो तुम्हें हुक्म देने वाला कौन होता है? डीमन खुद आकर तुमसे बात करे। डीमन ने सिगार को कुर्सी के बाजू से मसल कर बुझाया और जरा सा आगे होकर अपनी गहरी नीली आंखों से चार्ली को घूरने लगा। लो आ गया डीमन। चार्ली ने निगाहें छोटी करके इस मगरूर शख्स को देखा, जो काफी घमंडी था। सुनहरे और बुरे बालों और नीली आंखों वाला वो 30 साल मर्द दिखने में जितना दिलकश लगता था, अंदर से इतना ही शफाक और जालिम माना जाता था। वो पूरे लॉस वेगास का बेताज बादशाह माना जाता था। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? चार्ली सीधा मुद्दे की बात पर आया। कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये एरिना और तुम वेगास में बाकी की तरह मेरी गुलामी करो। नहीं, मुझे ये मंजूर नहीं। मेरा एरिना है, जैसे चाहूंगा इसे चलाऊंगा। चार्ली की बात सुनकर डीमन ने देखा, वो शायद पहला आदमी था जिसने डीमन के सामने इतनी बहादुरी का मुजाहरा। अगर चाहो तो तुम्हें वक्त कहने पे बात कहने के लिए जिंदा नहीं होता, लेकिन मुझे तुम्हारी बहादुरी पसंद आई। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। कैसी ऑफर? चार्ली ने गहरी नजरों से डीमन को देखा। डेथ मैच तुम्हारे और मेरे दरमियान, और ये मैच तभी खत्म होगा जब हम दोनों में से एक की लाश इस पिंजरे में पड़ी होगी। डीमन ने दिलचस्पी से इस पिंजरे को देखते हुए कहा, जब एक आदमी दूसरे को मारकर अपनी ताकत का रोक चाह रहा था। अगर मैं जीता तो तुम्हारा ये एरिना मेरा, अगर तुम जीते तो जो मेरा है सब तुम्हारा। डीमन के आंखों पर चार्ली की आंखें हैरत से फैल गई। वो शख्स इसे अपनी जगह काबू बनने की दावत दे रहा था। चार्ली ने डीमन को मुआयने किया, जो पैंट कोट पहने कोई बिजनेसमैन लग रहा था। कद चाहत के लिहाज से काफी अच्छा था, लेकिन चार्ली की तरह बॉडी बिल्डर नहीं था। मंजूर है। डीमन के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। वो फौरन उठा और अपना कोट और शर्ट उतार कर कुर्सी पर रखने के बाद इस पिंजरे की जानिब चल दिया, जहाँ चार्ली लड़ाई के लिए इसका इंतजार कर रहा था। एक ड्रैगन का टैटू डीमन के सीने के दाएं जानिब बना था, जिसके मुंह से निकल दिया कि लपटें इसके पूरे बाजू पर फैल रही थी, और दूसरा टैटू एक आग में लिपटे चाकू का था, जो इसके बाजू पर था। एरिना में मौजूद कई लड़के हसीन मर्द को देखकर अपना दिल थाम कर रही थी। ये तो गया जानता नहीं शायद डीमन को। लाल बालों वाली लड़की ने चार्ली को देखते हुए तंजिया मुस्कान के साथ कहा, लेकिन इसके साथ मौजूद काले बालों वाला शख्स अभी भी संजीदगी से खड़ा था।
डीमन के पिंजरे में जाते ही दरवाजा लॉक कर दिया गया। अब इस पिंजरे में से इन दोनों में से एक की लाश ही निकलनी थी। वहां मौजूद लोग ऊंची ऊंची चार्ली के नाम के नारे लगा रहे थे। सब जानते थे कि चार्ली जीत का आहार वो इनका सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर था। आजा बच्चे, आज इस दुनिया से एल डीमन मोरेटी का नाम ही मिट जाएगा। चार्ली के खुले चैलेंज पर डीमन बस मुस्कुरा दिया। घंटी के बजते ही चार्ली ने डीमन पर हमला किया, लेकिन डीमन साइड पर होकर इस हमले से बहुत आसानी से बच गया। चार्ली ने फिर से कोशिश की, लेकिन डीमन इसके हाथ ही नहीं आ रहा था। दूर खड़ी लाल बालों वाली लड़की ये देखकर हैरान हुई। लूका, डीमन कर क्या रहा है? इसकी परेशानी पर काले बालों वाला संजीदा सा आदमी जिसका नाम लूका था गहरा सांस लेकर रह गया। इसके साथ खेल रहा है। वो डीमन के चेहरे पर दिलचस्पी के साथ देख सकता था। चार्ली की हरकतें इसके लिए बस सर्कस थी जिनसे वो लुत्फ अंदोज हो रहा था। अचानक ही चार्ली गुस्से के आलम में पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा और एक जोरदार मुक्का डीमन के मुंह पर मार दिया। डीमन ने अपने होंठ का कोना छुआ जहां से खून निकल रहा था। ये देखकर वो लाल बालों वाली लड़की मुस्कुरा दी। ये तो गया। चार्ली मुस्कुराते हुए डीमन को देख रहा था, लेकिन इससे पहले जैसे कुछ समझाता, डीमन बहुत तेजी से आगे बढ़ा और अपना पांव चार्ली के टांग के गिर्द लपेट कर इसे एक जोरदार झटका दिया। आह! चार्ली की चीख पूरी एरिना में गूंजी और इसने हैरत से अपनी टांग को देखा जो टूटकर मर चुकी थी। तकलीफ से इसकी जान जा रही थी, मगर तभी डीमन ने करीब आकर अपना बाजू इसकी चौड़ी गर्दन के गिर्द लपेटा। डेथ मैच। अपने कान में वो सरगोशी सुनकर चार्ली कांप उठा। नहीं डीमन, मेरा एरिना तुम्हारा हुआ। आज से बस मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। चार्ली गिड़गिड़ाया, लेकिन डीमन के चेहरे पर राहत के कोई आसार नहीं थे। जिस खुदा को डीमन मानता ही नहीं, इसके वास्ते तुझे कैसे छोड़ दे? लेकिन तू मानता है ना इसे, तो जा इसके पास। इतना कहकर डीमन ने जोरदार झटके से इसकी गर्दन तोड़ दी। अपनी शर्ट और कोट पहने अब बाहर आ गया। अब ये एरिना डीमन की प्रॉपर्टी है, तो इसे मेरे सूलों से चलोगे वरना वो खत्म हो जाएगा। सबको वार्निंग देता डीमन बाहर की जाने बढ़ा। पीछे लाल बालों वाली लड़की मुस्कुराती हुई बाहर आई। तुम बहुत ज्यादा खतरनाक हो। तुम्हारा बस एक इशारा और ये रोज़ली तुम्हारी गुलाम बनकर रहेगी। रोज़ली ने मुस्कुराकर कहा। पूरी दुनिया इसके हुस्न की दीवानी थी, लेकिन डीमन को इसके नहीं था। पर रोज़ली को यकीन था कि वो देखेगा, लेकिन ये उसका ख्वाब था। वहाब साहब की आवाज पर किचन में धोती पारसा जल्दी से अपने हाथ पूछे और बाहर शहर में आ गई। अस्सलाम वालेकुम मामू। पारसा की खुशगवार आवाज पर वहाब साहब मुस्कुराए और इसे अपने पास बैठने का इशारा किया। वालेकुम अस्सलाम मामू की जान, देखो ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। वहाब साहब की एक शॉप पर पारसा जानवर हजरत पारसा मुस्कुराकर शॉप खोला, जिसमें खूबसूरत गुलाबी रंग का सूट था। उफ, इतना प्यारा सूट मेरे लिए लाए हैं ना आप पापा। वहाब साहब की बड़ी बेटी कुबरा ने जल्दी से वो सूट पारसा के हाथ छीन कर अपने साथ लगाते हुए कहा। अपनी बेटी की ये हरकत वहाब साहब को इंतहाई नागवार गुजरी। नहीं कुबरा, ये मेरे पास के लिए लाया हूँ। तुम्हारी माँ तो तुम्हें आए दिन नए कपड़े बताती
कितने दिन तुम्हारे मामू यहाँ, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी मैं, दफा हो जाओ यहाँ से। पारसा फौरन से वहाँ से भागकर किचन में आई, बेदर्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। ऐसा इसके साथ पहली दफा नहीं हुआ था। जब से इसने होश संभाला था इसकी माँ और वो अपने मामू के ही हाथ से पहले तो इसकी माँ से अपनी ममानी को सिपसत, लेकिन 9 साल की उम्र में इसकी माँ भी हमेशा को छोड़कर चली गई। माँ तो ज्यादा सऊदी अरब में ही रहते थे, लेकिन अपने मामू के सामने कभी न दिन इंशाल्लाह सब अच्छा हो पाए। इस पर वक्त पल भर का होता है और इसमें अल्लाह ताला हमें तन्हाई जो तो पासा ने अपनी माँ के अल्फाज है उनसे पूछ कर मुस्कुरा दी। हाँ, इसका माँ का दिया हुआ ईमान तो इसकी ताकत है जो हर घर में पारसा का हौसला बनाता आया था। बेशक अंधेरी रात के बाद नूर सुबह थी, पारसा को उस सुबह का इंतजार था। मुहावसा कमरे के पीछे हाथ बांधे खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबे हुए थे। एक बहन हलीमा जो ने बयान से कहती उनकी शादी काफी छिगराई। इस शख्स ने बेटा न मिलने की वजह से हलीमा को थोड़ी तलाक दे पारसा समेत निकाल दिया। हलीमा अपने भाई की सर पर आ बैठी, कुछ भी करके इसे अपने भाई को खुश करते थे। वो कभी इसकी खिदमत से खुश नहीं हुए। पारसा सिर्फ 9 साल जब हलीमा हार्ट अटैक से वफात पा गई। वो हाफसा चूंकि सऊदीया रहते थे इसलिए नहीं यहाँ के हालात का नहीं पता था, लेकिन जब से 3 साल बाद इन्होंने अपनी मासूम बानी के साथ बहुत जबरदस्त लब देखा तो इख्तियार देने का सोच रहे। कुछ सालों बाद इनके इकलौते में इसमें ने क्लीन जब ये अमेरिका जाने का उसके हाफसा ने इसके सामने अमेरिका जाने की शर्त पारसा से निकाह के रखी जो तब 4 साल की थी। समीर के बाद वो हाफसा ने इसका निकाह पारसा से करवा कर इसे अमेरिका भेज दिया, लेकिन ये इनका हुआ अभी तक इसके घर वो बनने वाला नादिर बेगम की बेटी पारसा 26 सितंबर के गुजरते वक्त इनका सूख मजीद बदतर होता गया। अब पारसा 19 साल की थी और काफी लायक होने के बावजूद इसने प्राइवेट ही बीए के इम्तिहान दिए, जबकि इनकी बेटी बस यूनिवर्सिटी में पैसा बर्बाद कर रही थी। वो चाहते थे कि किसी तरह भी पारसा को अपनी बीवी और बेटियों से दूर करे। वो जो इनके सामने ही इस मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा सलूक करती है, न जाने इनके जाने के बाद पारसा अक्सर क्या कुछ करती होंगी। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। फिर बहुत सोचने के बाद इन्हें एक ही हल नजर आया। इन्होंने अपना मोबाइल निकाला और समीर का नंबर डायल करने लगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फोन उठाते ही समीर ने नरमी से कहा। वो हाफसा मुस्कुरा दिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं? समीर ने नरमी से पूछा। मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ लो और बताओ क्या कर रहे हो। वहाँ से हमने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं बाबा, कल इंटरव्यू है, इसकी तैयारी कर रहा था। आम सा जवाब पाकर वो आप सबकी मुस्कान गहरी हुई। समीर पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद ग्रीन कार्ड होल्डर हो चुका था और अच्छी नौकरी तलाश कर रहा था, लेकिन इस वक्त तो वहाँ काफी रात होगी ना। जी बाबा, रात ही है, लेकिन मेरा काम काफी था। वहाँ से इस पर कुछ सोचकर थोड़ी देर बाद खामोश हो गए। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी कहिए बाबा। समीर ने फौरन जवाब दिया। मैं चाहता हूँ तुम पारस का वीजा भिजवाओ, उसे अपने पास बुलाओ। वो आप सबकी बात पर कुछ देर के लिए दूसरे खामोशी छा गई। लेकिन बाबा, मैं तो एक छोटे से पार्क में रहता हूँ और हालात बहुत ज्यादा होते हैं, इसे कैसे अपने पास रख सकता हूँ? वो आप सब ने अपनी कनपट्टी सहला कर गहरा सांस लिया। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा, इसे कैसे दबाना है ये तुम पर है, लेकिन ये मेरा फैसला है कि जल्द से अपने पास बुला लो। और अगर की फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा दस्त से भिजवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन बाबा समीर, बस मैंने कहा कि तुम इसे अपने पास बुला रहे हो, तुम बुला रहे हो। आप सबके सख्ती से कहने पर समीर खामोश हो गया। ठीक है बाबा, मैं करता हूँ कुछ। वो आप सब ने फिर से हाँ में सहलाया। 1 साल से तुम सी डॉक्यूमेंट मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रहे हो, अब तक तो हो जाना चाहिए सब। इसलिए जब तुम पाकिस्तान आओ तो तुम्हारी पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि तुम इसे अपने साथ लेकर जाओगे। लेकिन बाबा, इतनी जल्दी कैसे? वो तुम्हारी बीवी है, तुम अपने पास बुला सकते हो। वैसे भी 19 साल की हो जाए तुम्हें ग्रीन कार्ड भी मिल जाए, ये तो बड़ा मसला नहीं। वहाँ साहब ने वजाहत दी। समीर फिर से खामोश हो गया। ठीक है बाबा, इसका पासपोर्ट वगैरह तैयार करवा लें। अच्छा, मैं फिर बात करूंगा, अभी जरा बिजी हूँ। समीर ने संजीदगी से कहा। खुदा हाफिज कहकर फोन बंद कर दिया। वो हाफसा फोन पर मेज रखकर फिर से अपना हाथ बांध कर फिर इस बार देखने के मामू आपकी चाय। पारसा की आवाज पर मुस्कुरा कर
छोटी थी, जो इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर भी हावी थी, वो अपने नाम जैसी पासा ही थी। किससे बात कर रहे थे आप? पासा ने चाय का कप इन्हें पकड़ाते हुए पूछा। समीर से। वहाँ सबने चाय का कप अपने होठों से दबाया। समीर के जिक्र एक ही शर्मीली सी मुस्कान पासा के होठों पर आई। ओ ठीक तो है ना? पासा ने घबराते हुए पूछा। तो आप सबने इसकी मासूमियत पर मुस्कुराए बगैर नहीं रह सके। वो अपनी हिया की वजह से कभी से बात भी नहीं करती थी, या शायद नादिया ने कभी इसे इतना मौका ही नहीं दिया था, क्योंकि वो पासा को समीर